नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज आपका हिंदी का पेपर था, जिसका सॉल्यूशन मैं फुल यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को हल करके आए हैं और क्या-क्या आपके मन में डाउट है, क्या-क्या क्वेश्चन आपके सही हुए, क्या-क्या गलत हुए या किसी में अगर कोई डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चनों के आंसर आप तुरंत मिला लें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिएगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी कक्षा 10वीं का जो हिंदी का पेपर था आज 2022, आपको पता है हाई स्कूल का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ है। तो हिंदी का आज का फर्स्ट पेपर था, जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें पहला क्वेश्चन था आपका कि सूर सागर के रचनाकार है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए थे। इसमें से सही विकल्प सही आंसर आपका इसमें से सही आंसर आपका नंबर तीसरा, ये कौन सा है? सूरदास, यानी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर दूसरा सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर लिखा है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें भी 4 विकल्प दिया था, जिसमें से आपका चौथा नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी धोखा इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया था आपका, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, करुण रस का स्थायी भाव है 30 नंबर का बिल्कुल राइट, यानी शोक, ये इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद में चौथा द नंबर का है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? क्या व्यापारी के द्वारा था, या किसान के द्वारा, या वकील के द्वारा, या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा? तो 4 विकल्प है, इसमें से आपका सेकंड नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। किसने लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाई थी। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है आपका, दशानन में समास है। तो समास भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो काफ़ी शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को हल करके आएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर था, ये आपको खुद को पता है। और मैंने जब पेपर देखा तो वास्तव में बहुत ईजी लगा है पेपर। तो इसका सही आंसर था आपका चौथा नंबर का, कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। इसके बाद में अगला था हमारा, भोलानाथ का असल नाम क्या था, यानी भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो ये इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका यानी भोलेनाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। ठीक है। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो 6 जोड़ी इसमें पूछी गई थी। तो पहला दिया संस्कृति। देखो, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया, जोड़ी को मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो पहले आपको पता है उसी को मिलान करें, जो नहीं पता वो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि देखो, हमने ये अच्छे से हमें पता होगा, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, ये बिल्कुल आपको अच्छे से पता है। तो ये चौपाई में होती है, तो हम ये चौपाई पर यहाँ पर मिलान कर देंगे। फिर उसके बाद में, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हमारा लोकोक्ति होती है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और होगा। फिर उसके बाद में हमें ये पता है, अधिक बोलने वाला, तो अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल, तो ये हमारा सही आंसर होगा वाचाल। फिर उसके बाद में, मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये तो आपका पाठ है, आपने हिंदी पढ़ी है, तो उसमें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये किसने लिखा? ये अज्ञेय जी ने लिखा है, तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे। इसके बाद में कन्यादान, ये भी आपको पता है, आपके पाठ के अंतर्गत है ये। तो ये कन्यादान है, तो ये किसने? तो ये है आपका ऋतुराज। क्या मिलेगा आपका? ये ऋतुराज, इससे हम मिला देंगे। ठीक है। अब देखिएगा, लास्ट में हमारा क्या बचता है? बेक संस्कृति। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा शब्द कठिन होगा आपके लिए। तो अब मैंने आपसे ये जो तरीका समझाया था कि पहले जो याद है उसी जोड़ी को मिलाना है। तो अब जो बचा, तो इधर से देखा जाए संस्कृति बचा, और इधर से देखा जाए तो भवंत आनंद कौशल्यायन बचा। तो हम क्या करेंगे? इसी को इससे मिला देंगे, जो बचा हमारा वही आखिरी में आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने जोड़ी भी बहुत आसान तरीके से मिला ली, और यही आपका जोड़ी मिलाने का तरीका होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तीसरा नंबर का है, सत्य असत्य लिखिए, यानी सही के आगे सत्य लिखना, असत्य के आगे असत्य लिखना। तो पहला क्वेश्चन था हमारा पहला, कि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य का सत्य, ये हमारा सत्य था। ठीक है। उसके बाद में है, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि मूरत मधुर मनोहर मतलब यहाँ पर माँ, इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार है, ना कि ये यमक अलंकार है, ये तो इसलिए असत्य है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, हम अगला लिखा रहा है हमारे पास, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते, सत्य का सत्य, तो ये बिल्कुल सत्य आपका है ना। फिर इसके बाद में अगला देखिए हम, कि न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर इसके बाद फिर अगला देखिए इसी प्रकार, मृदंग एक तरंग का वाद्य यंत्र है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में लास्ट अगर देखा जाए, एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, तो ये इसका ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला लिखा है, दुख है ना चांद खिला, खालिस्तान रात आने पर, तो ये कौन सी रात आने पर? तो ये शरद रात आने पर, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? शरद।
ठीक है। इसके बाद इसी का दूसरा हम देखें, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो भोपाल में कि इंदौर में, तो ये कहाँ हुआ था इनका जन्म? इंदौर हुआ था, तो इसका सही आंसर हम लगाएंगे इंदौर। फिर अगला इसी प्रकार हम देखें, फादर कामिल वुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, तो भारत थी या बेल्जियम? तो कौन सी थी? बेल्जियम इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसी बात फिर अगला देखिए हम, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास दिए दो ऑप्शन है, रामपुरा और भानपुरा, तो इसका सही आंसर है आपका भानपुरा, ये बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसके बाद में है 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है, तो देखिएगा इसमें एक कमलेश्वर भी दे रखा, एक शिव पूजन सहाय भी दे रखा, तो इसमें मुझे भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो ये कमलेश्वर भी सही है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ये आपको ये भी दिखाई दे, तो मुझे अपने आप में कन्फ्यूज़न है। यदि अगर तुम्हें इसका अपनी बुक में अगर ये इसका आंसर मिला है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताना, तो मेरे अनुसार तो ये कमलेश्वर सही है। फिर इसके बाद में अगला अगर देखें हम, समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, समास कितने 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। इसके बाद फिर अगला देखें, सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो ये भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो सोरठा में कितने 4 चरण होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। देखिएगा पहला लिखा रहा है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने बिल्कुल यदि रामायण देखी होगा तो आपको हर एक स्टूडेंट को पता है कि भगवान शिव का धनुष है वो किसने तोड़ा था, तो भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था, ये तो हम ये इसका आंसर एक शब्द में क्या लिख देंगे? श्री राम, ठीक। फिर इसके बाद में सेकंड अगर देखें, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो ये है इसका सही आंसर बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु आने से कवि की जो आभा है जो हटती नहीं है, मतलब वो टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप याद रख ले, क्योंकि उपमा अलंकार आपने इतना डिटेल तो नहीं पढ़ा होगा। उपमा अलंकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं उसके 4 अंग होते हैं, ठीक। फिर अगला देखें, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, तो ये भी आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, वैसे भी इसको पढ़ते पढ़ते खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है नहीं, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, तो कहीं ना कहीं इस लाइन को पढ़ने के बाद मेरे मन में जोश प्रतीत हो रहा है, और आपको सुनने के बाद में आप में भी जोश प्रतीत हो रहा है, तो इस हिसाब से ये वीर रस है, बिल्कुल राइट, ठीक। फिर इसके बाद में अगला देखें कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों ये जो विकल्प दिया है ये कहीं ना कहीं ये नया विकल्प है, ये नया एक शब्द में है, जो कि मुझे कई ढूंढने के बाद में कहीं से कहीं तक मुझे मिला नहीं है। यदि इसका आंसर आपको पता है या आपको मिला है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं गलत बताना नहीं चाहता हूं तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर ढूंढ लेना। यदि आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम ई नंबर का, कि जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका सही आंसर मैंने लिख दिया है परमाणु बम। कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। इसका बाद लास्ट इसका देखते हैं कि अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य, तो ये वाक्य अगर देखा जाए तो सिर्फ हो सकता है आपने यही पढ़ा होगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, या आदेशात्मक वाक्य, इस टाइप से पढ़ा होगा। नहीं, ये वाक्य आपका भाववाच्य। कौन सा है ये? भाववाच्य। मैंने आपसे बोला था 10th क्लास में ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ भाववाच्य, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर विकल्प के तौर पर पूछ लिया गया, तो कौन सा इसका सही आंसर है? भाववाच्य, ठीक है। अब चला जाए इसका मतलब भाववाच्य, क्योंकि भावना प्रकट हो रही है उसकी, यानी वो जाए तो चला जाए, नहीं तो नहीं, यानी भाववाच्य है ये, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, छायावाद कवि की कोई 2 विशेषता, ये मैंने बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन बताया था, ये आ चुका है। उसके बाद में अगर अगला देखा जाए तो उद्धव के अनुसार की तुलना किससे की गई है, या लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता, तो ये भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, 2 में से एक करना था, तो कहीं ना कहीं एक कर दिया होगा आपने। इसके बाद फिर देखा तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता है, तो आपको तुलसीदास बिल्कुल सरल है, जो कि मैंने बता दिया था, बिल्कुल आपने कर दिया होगा। फिर देखिए आगे देखिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर, और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आईएमपी वेरी आईएमपी बताया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, हथवा लिखा है हास्य रस की परिभाषा, तो ये भी बिल्कुल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने बताए थे, है ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर, और आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर, यह क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल आईएमपी बताए थे, क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी
खटकी। फिर अथवा में लिखा है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दोनों बताए थे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, जो कि आपका क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा महाप्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में परिचय लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का बिल्कुल सरल इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं बता चुका था। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, जो कि आ चुका है। फिर अथवा में दिया था रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशान का कारण। तो ये क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया था, जो कि आ चुका है, लेकिन अथवा वाला कोई ना कोई एक तो आ चुका है। फिर देखते आगे हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं। आंखों का तारा ये भी बचपन से पढ़े आ रहा है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अथवा करके यहाँ पर दिया था कि निम्नलिखित शब्दों का समास वगैरह कीजिए। तो प्रतिदिन, राजपुत्र, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल वेरी सिंपल है। आपको पता है प्रतिदिन, दिनों दिन लिख सकते हैं अपन। राजपूत यानी राजा का पुत्र, आप चाहे तो 9 2 11 मतलब भाग जाना, है ना। पुलिस को देखकर चोर भाग गए, इस टाइप से हम देखते हैं। आंखों का तारा मतलब बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, इस टाइप से आप देख सकते हैं। राम अपने पिता का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है, यानी इस टाइप से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। फिर अथवा लिखा आपका गीति का छंद। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको आईएमपी बताया था, और ये हर साल आता है क्वेश्चन। और अतिशयोक्ति अलंकार ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का संधि एवं समास में कोई 3 अंतर। ये उसके बाद में अथवा लिखा है वाच्य की परिभाषा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे इस साल के लिए। संधि समास में मैंने खूब अच्छे से बताया था, ये क्वेश्चन 100% आने हर साल आता था, और इस बार भी आ चुका है। इसके बाद 18वें नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तपटी गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को आपने पढ़ लिया होगा, इसका आंसर, उच्च शीर्षक वगैरह सब आपने लिख दिया होगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। फिर देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन फिर लिखा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश। तो ये अथवा में, तो या तो आपने पीछे कर दिया होगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो, दोनों में कोई सा भी कर सकते हैं, बिल्कुल सरल सिंपल था, ये पढ़ लिया होगा आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखिए। संवाद लेखन लिखना था, जिस पर हम निबंध लिखते हैं, इसी टाइप से एक संवाद लेखन होता है, लेकिन इसमें पूरा पैराग्राफ जैसा लिखा जाता है। तो कोविड-19 ये मैंने बता दिया था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही सरल था। पर्यावरण सुरक्षा आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सरल सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश आप पढ़ चुके होंगे, और आपने इसका संदर्भ सहित व्याख्या दी है, मैं पहले बता चुका था, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपने नहीं देखा था, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, तो आपको वहाँ सभी क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखिए अथवा यहाँ पर फिर लिखा है कि दूर, फिर अथवा लिखा है, फिर एक और ये पद्यांश आपका लिखा है, तो ये भी आपने कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे 21वां नंबर, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग का मतलब यह होता है संदर्भ सहित व्याख्या करना। तो ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका था। मैंने यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग में ये सभी क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे, लेकिन यूट्यूब पर मैं हर एक चीज़ को नहीं बता सकता था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इतना समय नहीं होता क्या क्या चीज़ें बताई जाए। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग जो हमारी चलती है, उसमें सभी चीज़ें क्लियर कर दी थी। फिर भी यदि आपकी रिक्वेस्ट होगी, तो हम नेक्स्ट टाइम हम सभी के आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसमें भी अथवा में दिया था, 2 में से 1 करना था, तो दोनों में से 1 आपने कर लिया होगा अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हर साल आता है, बिल्कुल सिंपल और सरल, कि लाउड स्पीकर पर बंद करने का निवेदन करने हेतु अपने जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना था। तो ये वेरी सिंपल, आप लिख सकते हैं, 4 नंबर का था। फिर अथवा में यहाँ पर दिया था कि अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल, यानी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शादी के लिए। 23वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब वही निबंध है, निबंध के जैसा ही होता है, आपको जानते हैं। तो ये है इसमें 4 नंबर का, तो 4 नंबर के हिसाब से लिखना था। तो इसमें आया पहला, आंखों देखा खेल का वर्णन। इसका मतलब हम क्रिकेट मैच का यहाँ निबंध लिख सकते हैं। फिर इसके बाद विज्ञान वरदान का अभिषेक, यानी वही विज्ञान के चमत्कार जो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि यही निबंध आए, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो कहीं ना कहीं ये 2 निबंध तो बिल्कुल सरल थे, आपको लिखना था 4 नंबर के, वेरी सिंपल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने सभी को मिलान कर लिया होगा। तो आपके कितने के नंबर आ रहे हैं, मुझे कमेंट के थ्रू बताना, आपके कितने नंबर जुड़े हुए और कितने नंबर परीक्षा आने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और 10th क्लास के ऑल स्टडी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और खासकर 9th क्लास में जो पढ़ते उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी 10th क्लास में मेरे चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कर सके। थैंक यू सो मच।